स्वागत है आप लोग का यूपीपीएससी मेंटर ग्रुप पे। फिर से हम लोग आ रहे हैं किस पे? आपसा पे। आपसा करंट में था और हमने ये 3 बार हमारा रिवीजन हो गया। एक बार तो हम लोग कहाँ पे देखे थे? पॉलिटी में देखे थे। दूसरी बार हम लोग बेसिक पढ़ रहे थे, उसमें देखे थे। और तीसरा बार ये न्यूज में देख रहे हैं। आपसा क्या है? आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है। ठीक है, कब लाया गया था? 1958 में लाया गया था पहली बार। आपसा के बारे में देखें तो कहाँ आसान क्षेत्र जो भी होता है वहां में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए आपसा लगाया जाता है। जहां आपसा कहाँ लगाया जाता है? तो सशस्त्र बल आसान क्षेत्रों में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए लगाया जाता है। इसमें असाधारण शक्तियां और उन्मुक्तियां मिल जाता है। किसको मिल जाता है? तो सशस्त्र बल को असाधारण शक्तियां और उन्मुक्तियां मिल जाती हैं। ठीक है, ये केंद्र सरकार या राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनमें प्रशासक या राज्य कहें या केंद्र शासित प्रदेश, ये पूरे या उसके किसी हिस्से को आसान क्षेत्र घोषित कर सकता है। मतलब हम कह रहे हैं कि केंद्र सरकार या राज्य के राज्यपाल या केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, ये राज्य हो या केंद्र शासित प्रदेश हो, उसमें पूरे राज्य में भी घोषित किया जा सकता है या उसके पार्ट के रूप में आसान घोषित किया जा सकता है। ठीक है, आपसा में एक और बड़ी बात है कि सशस्त्र बलों को उनके कार्यों के लिए कानूनी बचाव, बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार करने, किसी वाहन को रोकने, तलाशी लेने जैसे प्रावधानों के साथ सशक्त बनाता है। कि जो भी आपसा जहां जिस क्षेत्र में लग जाएगा, सशस्त्र बल क्या कर सकते हैं? एक तो सशस्त्र बलों के जो मेंबर हैं उनको कानूनी बचाव मिल जाएगा, बिना वारंट के किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी की वाहन रोककर तलाशी ले सकते हैं। ऐसे सारे प्रावधान इसमें है आपसा में। अभी वर्तमान में आपसा कहाँ पे लगा है? असम में लगा है, जम्मू कश्मीर में लगा है, लद्दाख में लगा है, नागालैंड में लगा है और मणिपुर में लगा है। तो मणि में इम्फाल नगर पालिका को छोड़ के लगा है तथा अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगा है। ये वर्तमान स्थिति है कि असम में, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में लगा है। ठीक है, आपको मालूम होगा जम्मू और कश्मीर एवं लद्दाख को सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम 1990 के माध्यम से आपसा यहाँ पे लगाया गया। 1990, ठीक है ना? तो सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम है, ये ध्यान रखना, 1990 उसके तहत लगाया गया जम्मू कश्मीर में। अब जरा सा बात करते हैं इसके नॉर्थ ईस्ट की वर्तमान स्थिति है क्या आपसा को लेके। तो असम की देखो 23 जिलों में पूरी तरह से लगा हुआ है, एक जिले में आंशिक रूप से हटा दिया गया है। तो असम के 23 जिलों में पूरी तरह से आपसा लगा हुआ है, एक जिले से हटा दिया गया है। यहाँ के 9 जिलों में यह कानून अभी भी लागू है। मतलब ये बात समझो, असम में क्या हुआ है कि 23 जिलों में पूरी तरह से हटा दिया गया है और एक जिला में आंशिक रूप से हटाया गया है। तो हम कहें कि 24 जिलों में हटा दिया गया है, एक तरह से बोले, एक में आंशिक लगा है और 9 जिलों में ये कानून अभी भी लगा हुआ है। ध्यान रखना, असम के 9 जिलों में ये लगा हुआ है और प्लस एक में आंशिक रूप से लगा हुआ है। ये स्थिति है, इसके बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो जिन क्षेत्रों से अप्सा को हटा दिया गया है वे राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 60% है जहां से अप्सा हटा दिया गया, लेकिन अभी भी 9 जिलों में लगा हुआ है। मणिपुर के में देखें तो 6 घाटी जिले हैं, वैली डिस्ट्रिक्ट हैं, से आंशिक रूप से हटाया दिया गया है। तो जो 6 घाटी जिले हैं उसमें आंशिक रूप से हटाया गया है, लेकिन अभी भी हिल डिस्ट्रिक्ट में लागू है मणिपुर के, ये भी ध्यान रखना। नागालैंड में 13 जिलों से पूरी तरह से हटा दिया गया है और 4 जिलों में क्या है? आंशिक रूप से हटा दिया गया है। ठीक है, जिन क्षेत्रों से अप्सा हटा दिया गया है वो राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 25% है। तो ये स्थिति है वर्तमान में लागू होने की। अब जरा सा अप्सा के महत्व की बात करें कि क्या है अप्सा का महत्व, क्या है? तो भाई अप्सा की महत्व कानून व्यवस्था को बहाल करने में महत्व है। पहला महत्व पूछा जाए तो कानून व्यवस्था को बहाल करने के लिए। दूसरा क्या? असाधारण या उग्रवाद से निपटने के लिए, उग्रवाद से निपटने के लिए, विप्लव से निपटने के लिए, जो भी विद्रोह होते हैं उन विद्रोह से निपटने के लिए, सुरक्षा संबंधी कमियों को समाप्त करना। जैसे सुरक्षा संबंधी कमियां क्या हैं, उन कमियों को समाप्त करना। क्या हो रहा है कि माओवाद बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, माओवाद को हथियार कहां से मिल रहा है, उनको लोग कहां से मिल रहे हैं। ठीक है,
तो इन बातों को देखते हुए सुरक्षा जो कमी है उनको सुदृढ़ करने के लिए अप्सा का महत्व है। संवेदनशील जहां जगह है वहां पे इनका महत्व है। फिर अप्सा के विरोध के कारण क्या है, अप्सा का विरोध क्यों किया जाता है? तो भैया पहला विरोध किया जाता है कि मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, फर्जी आसान क्षेत्रों में किसी को मार के फर्जी मुठभेड़ दिखा देते हैं, कई बार ऐसा हुआ है। जैसे नागालैंड के मोन जिले में एक उग्रवाद विरोधी अभियान के दौरान 14 ग्रामीणों की मौत हो गई। तो ग्रामीण इसमें मारे जाते हैं, निर्दोष ग्रामीण मारे जाते हैं। मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है, फंडामेंटल राइट का पूरी तरह उल्लंघन होता है, क्योंकि सशस्त्र बलों को इसमें ज्यादा ताकत दे दी गई है। ठीक है, मनमानी गिरफ्तारी की है, नजरबंदी की सकती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 22 नीति मूल अधिकार जो है उनके खिलाफ है, फंडामेंटल राइट जो कहते हैं आर्टिकल 22 के खिलाफ है ये। ठीक, ये क्या कर सकते हैं, किसी को रोक सकते हैं, किसी को बिना वारंट के क्या कर सकते हैं, जांच ले सकते हैं, घर का दर जांच कर सकते हैं, तो उसका मिसयूज भी किया जाता है। सुरक्षा कर्मियों के लिए पूर्ण उन्मुक्ति इसमें मिलता है, तो इनकी सुरक्षा कर्मियों को कोई भय नहीं रहता है, कोई भय नहीं रहता है, अरे हमें कोई उन्मुक्ति नहीं मतलब हमको किसी केस में नहीं फंसाया जाएगा। तो इसी भावना को लेके क्या करते हैं, ये दुरुपयोग करते हैं। उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया, अब ये बात तो हम लोग सबसे जानते थे, लेकिन यहाँ पे नोट करने वाली बात आप लोगों को क्या है कि अपडेट होने का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने इसके पक्ष में कई बार अप्सा को हटाने के लिए बोला गया। तो सुप्रीम कोर्ट का मत क्या है ये जानेंगे तो हमारा आंसर अच्छा होगा। जैसे नागा पीपल मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट बनाम भारत संघ केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने सीधे बोला कि ये संविधान का उल्लंघन नहीं है। न्यायालय ने माना कि ये अधिनियम संविधान का उल्लंघन नहीं है। दूसरा ये बोला कि न्यायालय ये कहा कि निषेधात्मक आदेशों का उल्लंघन करने के संदेह के खिलाफ सेना को जवानों को धारा 4 के तहत न्यूनतम बल पे सख्ती से पलायन करना आवश्यक है। साथ ही राज्य द्वारा 6 महीने में अधिनियम की समीक्षा की जानी चाहिए। ये बोला कि ऐसा है कि देखो ये न्यूनतम बल का प्रयोग करना, इसमें कहा सुप्रीम कोर्ट कि भाई आप जहां लगे जरूरी वहीं पे करो ना, ऐसा नहीं कि आप पूरे बल के साथ वो या कहें कि पूरे सख्ती से पेश आओ, नहीं, जहां पे सख्ती की जरूरत लगे वहां पे करो, बाकी शांत माहौल रहने दो। आप क्या कर रहे हो, एक ही धुन रटे पूरे लोगों को आप क्या कर रहे हो, सबके निगाह से देख रहे हो। जहां पे लगे आपको पता चले आईबी से या कहीं से भी पता चले कि इस क्षेत्र में कुछ हलचल हो रही तो उस क्षेत्र में सख्ती के पालन करो। ठीक है, दूसरा क्या बोला, दूसरा सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि राज्य को जिस राज्य में लगा है उस राज्य में हर 6 महीने पे अप्सा का क्या करना चाहिए, अप्सा का मूल्यांकन करना चाहिए, समीक्षा करना चाहिए। फिर जुलाई 2016 का निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का, उसने कहा कि अशांत घोषित क्षेत्र जहां अप्सा लागू है अत्यधिक या प्रतिक्रिया रूपी बल का उपयोग नहीं करने का निर्देश दिया। फिर जुलाई 2017 में देखा तो मणिपुर में कथित गैर कानूनी मुठभेड़ में 14 लोगों की हत्या हो गई थी। तो न्यायालय ने केंद्र और सेना के आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया भाई कि उन्मुक्ति दिया गया है अप्सा में। तो ये बात को अस्वीकार करते हुए सीबीआई को कह दिया कि भैया जो लोग मौत हुए हैं उनकी जांच करो। सुप्रीम कोर्ट ने जांच करने के आदेश दे दिया। तो ये कह सकते हैं कि पूरी तरह उन्मुक्ति नहीं मिली उन लोगों को, आदेश दिया जा सकता है। अगर आर्टिकल 21 के खिलाफ है, 21 के खिलाफ है तो उसके खिलाफ हम लोग क्या कर सकते हैं, पूर्ण उन्मुक्ति नहीं दे सकते हैं। अगर लगे सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को तो उसकी जांच करवा सकता है। ठीक है, और सशस्त्र बल को क्या कर सकता है, कानूनी दायरे में ला सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। फिर समितियों का गठन किया गया, इस पे अप्सा के बारे में जानने के लिए समितियों को गठन किया गया। तो अप्सा के बारे में जब जानेंगे कि भाई कौन कौन सी समिति है, लिखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो पहला बीपी जीवन रेड्डी समिति था, कमेटी था, जो 2005 में गठित किया गया था। उन्होंने बोला था कि ये जो कानून है अप्सा जो कानून है, ये हम बार बार गलत लिख रहे हैं, अप्सा जो कानून है उसकी क्या की जानी चाहिए, समीक्षा की जानी चाहिए। किसने बोला, बीपी जीवन रेड्डी की कमेटी ने बोला कि इसकी समीक्षा करना
जरूरी है और सुरक्षा बलों को सैन्य कानून के बजाय समान आपराधिक कानून के दायरे में लाया जाना चाहिए। मतलब अगर कोई सैन्य क्या कर रहा है, गलत कर रहा है, तो ऐसा नहीं कि कोर्ट मार्शल लॉ के तहत इसको किया जाए। नहीं, कोर्ट मार्शल लॉ के तहत नहीं भाई, कोर्ट मार्शल के तहत नहीं, जैसे आम जनता को आपराधिक कानून के दायरे में लाया जाता है वैसे लाया जाए। ये बीपी जीवन रेड्डी कमेटी ने बोला। दूसरा, 2013 में कमेटी गठित हुई थी संतोष हेगड़े की। उन्होंने क्या था कि उन्होंने कहा कि ये सुरक्षा बलों को, जो अफसा है, वो सुरक्षा बलों को अधिक शक्ति दी गई है इसमें, और तो नियंत्रण भी अधिक से अधिक होगा और इसका दुरुपयोग रोकने के लिए तंत्र भी अधिक कठोर होगा। मतलब कि जो शक्ति अधिक दिया गया है उसको दुरुपयोग हो रहा है, तो उसके रोकने के लिए तंत्र भी अधिक कठोर होना चाहिए, ऐसा बोला था संतोष हेगड़े ने बोला था, जब दुरुपयोग होगा। अन्य देखें तो लोक व्यवस्था पे द्वितीय जो सेकेंड एआरसी है, सेकेंड एआरसी ने क्या बोल दिया था? सेकेंड एआरसी ने बोला था कि अफसा को निरस्त करने की सिफारिश की थी। 2014 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है, ह्यूमन राइट कमीशन, और उच्चतम न्यायालय दोनों ने मुठभेड़ में हुई मौतों के मामले में राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले निर्देश को निर्धारित किए हैं, कि राज्य द्वारा पालन किए जाने वाले दिशा निर्देश निर्धारित किए गए हैं। ये भी है ह्यूमन राइट कमीशन। और एक और बड़ी बात है, इरोम शर्मिला ये आपसा जैसे कानून के विरोध में खड़ी हुई थी। हाँ, उन्होंने कानून के खिलाफ 16 वर्षों तक लंबी भूख हड़ताल की थी, इरोम। अब आ जाते हैं दूसरा टॉपिक ऑप्शा के बाद। दूसरा टॉपिक है जैव आतंकवाद। ये भी हम लोग बायो टेररिज्म पढ़ चुके हैं, लेकिन ये करंट में है तो इसको देखना है, ठीक है। जैव आतंकवाद के अंतर्गत व्यापक पैमाने पर जीवन की हानि होती है या जीवन संकट उत्पन्न होता है। हम बैक्टीरिया से या वायरस से या फंगल से कैसे भी विषाक्त पदार्थ होंगे, उनसे क्या किया जाता है? प्रभावित किया जाता है और आबादी को विनाश की तरफ ढकेला जाता है। जय आतंकवाद में ये कारक क्या हो सकते हैं? स्कड मिसाइल हो सकते हैं, स्प्रे करने वाले मोटर वाहन, हैंड पंप स्प्रे हो सकता है, पुस्तक या पत्र के माध्यम से फैलाए जा सकते हैं, बंदूकें के माध्यम से, रिमोट कंट्रोल के माध्यम से, रोबोट आदि के माध्यम से क्या किया जा सकता है? फैलाया जा सकता है। और ऐसे रोग जो है ना, बायो टेररिज्म क्यों है? क्योंकि इसकी ओरिजिन ही हम नहीं पता कर सकते। अगर मिसाइल से कोई लॉन्च किया है तो बात समझ में आ रहा है, लेकिन अगर कोई मान लो कि इन्फेक्टेड पर्सन है और उस क्षेत्र में भेज दिया जाए जहां पे सब लोग स्वस्थ लोग हैं, ये जाके महामारी फैला देगा उस क्षेत्र, वो क्षेत्र से फिर से फैलेगा ना। तो ये जय आतंकवाद को ओरिजिन कहां हुआ, इसकी निगरानी ही नहीं कर सकते, और ये भी नहीं पता कर सकते कि शत्रु देश ने किया है कि वाकई में हमारे यहाँ महामारी है। जैसे कोविड-19 को लेके चीन के प्रति यही बोला जाता है कि चीन का ये बायो टेररिज्म था, ठीक है। तो भारत में जय आतंकवाद के विरुद्ध कानून की आवश्यकता क्यों है? तो पहली बात, भारत की उच्च सुवेद्यता है भाई। क्या? तो एक तो ये उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में आता है, ठीक है। इस क्षेत्र में आने की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन रेट बहुत ज्यादा होता है, मतलब संक्रमण करने की रेट पहली बात ज्यादा होता है। दूसरी बात, भारत में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा होने के बाद डेंसिटी बहुत ज्यादा है, और जहां डेंस पॉपुलेशन होगा वहां पे ये तांडव काटेगा बायो टेररिज्म, जो भी ये वायरस बैक्टीरिया होंगे। यही भारत की उच्च सुवेद्यता क्या? शिक्षा की कमी है, हेल्थ सिस्टम की कमी है। तो इन सब कमियों की वजह से इस भारत की उच्च सुवेद्यता है। समाज पर इसके प्रभाव को नियंत्रित करना बड़ा दिक्कत हो जाएगा। मतलब समाज को कैसे कर सकते हैं, इसके प्रभाव को कैसे नियंत्रण कर सकते हैं? पहला तो सुवेद्यता हो गया, समाज पे इसके प्रभाव को नियंत्रित करना हमारे लिए कठिन है। क्यों कठिन है? तो हमारे हेल्थ सिस्टम को जानते ही हो, कोविड ने क्या कर दिया। हमारी एजुकेशन के मालूम है कि कितने लोग जागरूक हैं, कोई सिम्टम देख के पता कर ले और जाके हॉस्पिटल में बताए या कुछ देख ले। एजुकेशन के मालूम है। हमारी गरीबी की हालत मालूम ही है, कौन ट्रीटमेंट ले पाएगा, कौन नहीं ले पाएगा, जानो लाश कैसे बिछेगी। अगर गरीबी है तो भाई, गरीबी है तो क्या होगा? वो तो ट्रीटमेंट लेगा ही नहीं, और ट्रीटमेंट नहीं लेगा तो वो
जाहिर सी बात है कि इन्फेक्टेड होकर मर जाएगा। और विशाल आबादी को होता है, इतनी विशाल आबादी को एक बाइक मुहैया कराना संसाधन उनको रोकने के लिए, ये भी हमारे लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट, प्रौद्योगिकी विकास के कारण हम लोग में वृद्धि, मतलब इतनी टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई है कि हम कहें ना कि मानवता के क्यों बोला। एक गांधी जी ऐसा है, गांधी जी ने ये टेक्नोलॉजी में बोला था कि ये मानवता के खिलाफ, अगर साइंस एंड टेक जा रहा है तो उसको पाप माना था। मानवता के खिलाफ साइंस एंड टेक या टेक्नोलॉजी जा रहा है, विज्ञान जा रहा है, तो मानवता के खिलाफ है। लेकिन टेक्नोलॉजी क्या है, हम नैनो टेक्नोलॉजी आ गए, कौन पकड़ ले लगा भाई। मेटल डिटेक्टर है, नैनो टेक्नोलॉजी में हम भर भर के बैक्टीरिया वायरस लेके आए और नैनो टेक्नोलॉजी से हम स्प्रेड कर सकते हैं। नैनो टेक्नोलॉजी को कौन पकड़ रहा है, मेटल डिटेक्टर पकड़ेगा, घंटा नहीं पकड़ सकता मेटल डिटेक्टर। तो टेक्नोलॉजी इतना हाई हो गया है कि इसकी वजह से प्रसार करने की, या ऐसे ऐसे बनाए जा रहे हैं जो कि मतलब तांडव काट सकते हैं। जैसे कि ऐसे सब लोग डेवलप कर रहे हैं अपने, क्या कहते हैं, लैब में। चाइना बहुत भयंकर कर रहा है, अमेरिका कर रहा है कि अगर खुदा ना खास्ता लैब से बाहर आ गया तो कोविड तो बहुत कम है, कोविड से भी बड़ा तांडव हो सकता है। फिर जैव आतंकवाद का मुकाबला करने का तंत्र क्या है? तो कानून द्वारा रोकथाम की बात हो रही है। अब कानून द्वारा रोकथाम, जैव आतंकवाद और ऐसी घटनाओं को अंजाम देने वाले लोगों को दंडित करने के लिए उपयुक्त कानून आवश्यक है। तो हमारे लिए क्या है? लोक स्वास्थ्य महामारी, जैव आतंकवाद, आपदाओं की रोकथाम, नियंत्रण एवं प्रबंधन विधेयक 2017 की तर्ज पे लोक स्वास्थ्य विधेयक प्रस्तुत करने की आवश्यकता है। भाई हमारे पास है ही नहीं है कोई, जैव आतंकवाद से साफ साफ लड़ने के लिए कोई है ही नहीं है। लोक स्वास्थ्य विधेयक 2017 में महामारी, एपिडेमिक, आइसोलेशन, क्वारंटाइन और सामाजिक दूरी को परिभाषित किया गया है, लेकिन ये विधेयक क्या हो गया, व्यापक हो गया। तो ऐसी बातें लेके आनी चाहिए, क्योंकि ये कोविड आया है तब भी लोगों को नहीं इतना पता चल रहा है। हम कर क्या रहे हैं, वही ब्रिटिश कालीन कानून के उपयोग करके हम कोविड से अपने आप को सुरक्षित किए ना। तो ऐसे कानून को लाना चाहिए, जो लोक स्वास्थ्य विधेयक है 2017 को, वो आना चाहिए। इसमें एपिडेमिक, आइसोलेशन, क्वारंटाइन, सामाजिक सोशल डिस्टेंस वगैरह के बारे में बात किया है। रोकथाम के लिए जो हमारा सूचना तंत्र है उसमें वृद्धि करना चाहिए, जांच बढ़ाना चाहिए, केस स्टडी, हमलों की रोकथाम, कानून प्रवर्तन कर्मियों को तैयारी किया जाना चाहिए। संबंधित कानून और राजनीतिक ढांचे के माध्यम से जैव आतंकवादी हमलों की रोकथाम की जानी चाहिए। मतलब रोकथाम किसी तरह करें। रोकथाम कैसे हो सकता है? रोकथाम हो सकता है सूचना देके। रोकथाम कैसे हो सकता है? तो हम अपनी टेक्नोलॉजी विकसित करके। रोकथाम कैसे हो सकता है? तो मानव संसाधन को प्रशिक्षित करके, मानव संसाधन को प्रशिक्षित करके। रोकथाम कैसे हो सकता है? कानून बना के। रोकथाम कैसे हो सकता है? प्रिवेंशन की बात बता के कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या करो, क्या नहीं करो, ऐसी चीजें हम जन जागरूक करके। निगरानी और मूल्यांकन करना चाहिए। लेबोरेटरी जो लैब है, इन्वेस्टिगेशन है, उनकी करनी चाहिए। लैब हमारे डेवलप अच्छा करना चाहिए, लैब का पहुंच लोगों तक होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन की बात होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। चिकित्सा का प्रबंध होना चाहिए, सामान्य जनता को जागरूक करना चाहिए। ठीक, भारत में जैव आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए क्या क्या उपाय हैं? तो यही आज भी कोविड में भी यही चला और यही चला आ रहा है। महामारी अधिनियम 1897, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के माध्यम से ही कोविड को नियंत्रित करते हैं, और कोई बायोटेररिज्म होगा तो इसी के द्वारा होगा। जबकि हमने कहा कि 2017 वाला जो लोक कल्याण या ये क्या था, 2000 लोक स्वास्थ्य विधेयक था 2017, वैसे विधेयक में पूरे अच्छे से डिटेल में दिया गया, तो वैसे विधेयक लाना चाहिए।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण एनडीएमए द्वारा मॉडल है। मतलब ये दोनों ही एनडीएमए और कोविड के बीच में ये हुआ था। उसके बाद भी सोचो कि हमारे कोविड 19 आने के बाद यही दो एक्ट थे जिसके माध्यम से हमारा पूरा नियंत्रण किया गया। उसके बाद भी कुछ ऐसा पहल नहीं किया गया कि कुछ जैसे लोक स्वास्थ्य अधिनियम की तरह 2017 की तरह एकदम पूरा क्लियर कट आए, कुछ ऐसा कुछ नहीं हुआ। इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलेंस प्रोजेक्ट होना चाहिए, एकीकृत रोग निगरानी कार्यक्रम चलाना चाहिए। अंतरराष्ट्रीय स्तर पे क्या पहल है? तो देखो ये 3 माध्यमों से ये क्या करता है, जैव आतंकवाद से भारत लड़ता है। और विदेशी पहल देखें तो बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिन वेपन कन्वेंशन BTWC ये हुआ है। इंटरपोल बायोटेररिज्म प्रिवेंशन यूनिट है। जैव सुरक्षा पे कार्टाजेना प्रोटोकॉल है जैव सुरक्षा पे। तो ये हमारी अंतरराष्ट्रीय पहल है। अब आ जाते हैं तीसरा क्या है, FATF। मालूम है कि FATF का गठन 1989 में किया गया था। FATF के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें क्या है, तो 3 बातें किया जाता है FATF में। धन शोधन मतलब मनी लॉन्ड्रिंग, ठीक है, आतंक को, टेररिज्म को, क्या वित्त पोषण फाइनेंस, और जो अंतरराष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली है, फाइनेंस सिस्टम है, इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम को क्या उसको सुरक्षित रखना FATF का काम है। तो 3 काम है, मनी लॉन्ड्रिंग से जो आतंकवाद को फंडिंग होती है उसको रोकना, और जो हमारा फाइनेंस सिस्टम है, इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम, उसको सुरक्षित रखना। ये 3 काम है, मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिस्ट को वित्त पोषण रोकना। और जैसे कि अभी मालूम है कि पाकिस्तान को तो हटा दिया गया ग्रे लिस्ट में, लेकिन ब्लैक लिस्ट में कौन आ गया, हमारे बगल में म्यांमार आ गया। अभी हाल ही की न्यूज है, म्यांमार आ गया, ब्लैक लिस्ट हो गया है, FATF ने ब्लैक लिस्ट में शामिल कर दिया। अभी तक पाक ग्रे लिस्ट में था, होप किया जा रहा था कि ब्लैक लिस्ट में आ जाएगा, लेकिन उन्होंने जो सुझाव दिया था, कुछ पॉइंट दिए थे कि ये लागू कर लो तो ग्रे लिस्ट से हटा लेंगे, उसने पाकिस्तान ने लागू कर लिया। FATF की सिफारिशों को वैश्विक धन शोधन रोधी या एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण रोधी, जो आतंकी वित्त होता है, टेररिस्ट फंडिंग होता है, ठीक है ना, तो इनके मानकों के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। 2 तरीके से प्रदान किया गया है कि आतंकी वित्त पोषण रोधी के रूप में, और जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रहा है उसके रोकने के लिए। FATF सामूहिक विनाश के हथियारों के वित्त पोषण रोकने के लिए भी कार्य करता है। जो सामूहिक विनाश के हथियार हैं उनको वित्त पोषण किया जा रहा है, तो उसको रोकने के लिए भी काम करता है। तो ये ध्यान रखना। तो अभी तक हमने क्या बोला कि देखो, सबसे बड़ी बात हमने कहा कि FATF का कार्य क्या है। एक तो बना कब, तो G7 का जो मीटिंग हुआ था उसमें 1889 में मीटिंग हुआ था और बन के तैयार हुआ था, G7 द्वारा बनाया गया। पहली बात 1989 में बना, ये बात हम लोग बता दी। FATF का काम क्या है, तो हमने कहा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना, टेररिस्ट की फंडिंग को रोकना। तीसरा क्या, तीसरा ये बताया कि जो इंटरनेशनल फाइनेंस सिस्टम है उसको सुरक्षित रखना। और चौथा क्या है कि कोई भी विनाशकारी हथियार है, उस हथियार का वित्त पोषण करना भी रोकता है। ठीक, FATF की बात समझ में आ गया, इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो FATF का महत्व क्या है, तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकेगा, टेररिस्ट फंडिंग को रोकेगा, और इसमें अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देगा। मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए जो बेहतर कानून होगा उसको लाएगा, आतंकवाद और धन शोधन से निपटेगा, नए उभरते खतरों के खिलाफ कार्रवाई करेगा, ठीक है ना। तो ये सारे काम करेगा, और काम जो इसका काम है उसी पे काम करेगा। 4 चीजें बताया था, 4 चीजें लिख दोगे, वही उसका कार्य है। बेहतर कानून बनाएगा, इसके लिए हेल्प करेगा एक देश को दूसरे देश में। अगर मनी लॉन्ड्रिंग है तो मनी लॉन्ड्रिंग को कानून बनाने के लिए होगा, निगरानी भी करेगा देश को। ठीक, 2022-24 हेतु FATF के लिए रणनीतिक
प्राथमिकताएं क्या है, ये पूछा जा सकता है। इसने एफएटीएफ ने 2022 से 24 तक अपनी स्ट्रेटेजिक प्राथमिकताएं निश्चित किया है, और वो क्या है? तो एफएटीएफ को वैश्विक नेटवर्क को मजबूत करना, एफएटीएफ जो है उसके वैश्विक नेटवर्क को मजबूत करना, अंतरराष्ट्रीय पारदर्शिता को बढ़ावा देना, ये रणनीतिक प्राथमिकताएं हैं 22 से 24 तक। एफएटीएफ की रणनीतिक प्राथमिकताओं के लिए संसाधनीय वित्त पोषण सुनिश्चित करना, डिजिटल रूपांतरण का लाभ उठाना, आपराधिक गतिविधियों से संबंध परिसंपत्तियों को अधिक प्रभावी रूप से पुनः प्राप्त करने की क्षमताओं को बढ़ाना, पारस्परिक मूल्यांकन की एफएटीएफ की प्रणाली। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, जब सोचोगे डीकेडी करोगे अपने आप निकलेगा, जो उसका कार्य है उसी पे सोचो और ये सारी चीजें आ जाएगा। जैसे कि भाई वैश्विक नेटवर्क अगर स्ट्रांग नहीं करेगा तो वो अपनी चारों चीज में जो पीछे बताया वो सफलता कैसे मिलेगा? पारदर्शिता नहीं होगा तो भाई फंडिंग, टेररिस्ट को फंडिंग जा रहा है कि किसको जा रहा है कैसे पता चलेगा? तो इसकी मजबूरी है पारदर्शिता दिखाना। विनाशकारी हथियारों को अगर पैसा दिया जा रहा है तो पारदर्शिता जो होगा वो नहीं देगा और देख के ही पता चलेगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि ये सस्टेनेबल फाइनेंस सिस्टम का सुनिश्चित करना। भाई सस्टेनेबल अगर संसाधनीय होगा, मतलब संसाधनीय को मतलब क्या कि जो फाइनेंस पैसा है वो पैसा अच्छी जगह में यूज किया जाए, अनुकूल चीजों में यूज किया जाए, विनाशकारी चीजों में ना यूज किया जाए, वही संधारणीय है। और फिर बोला कि डिजिटल रूपांतरण का लाभ लिया जाए, जो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, डिजिटल हो रहा है तो इसका लाभ उठाना चाहिए। डिजिटली रूप से हम क्या कर सकते हैं? पारदर्शिता ला सकते हैं, निगरानी कर सकते हैं डिजिटली रूप से। तो इसलिए बोला आपराधिक गतिविधियों से संबंध परिसंपत्तियों को अधिक प्रभावी रूप से पुनः प्राप्त करने में, तो जो भी अपराधी मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, ठीक है, अगर कानून होगा तो उनको रोक देंगे, या कहीं गया है मनी लॉन्ड्रिंग पैसा स्विच किया है उस पैसा को वापस ला सकते हैं। और इसमें एक दूसरे को मूल्यांकन करने की बात होगी, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप सोचोगे तो हो जाएगा। एफएटीए के समक्ष चुनौतियां क्या है आज भी? भाई देखो, एफएटीएफ में सबसे बड़ी चुनौती है कि चयनित राष्ट्रों की परियोजना में हित है, दिखाता है कि यूरोपियन कंट्री से लगाव है, अमेरिका से लगाव है, तो उसके हित में क्या बनाता है? रेगुलेशन बनाता है और ये रेगुलेशन उसके हित में बनाता है, उन लोगों के हित में इनको फायदा मिले, और ऐसा रेगुलेशन बनाता है कि अगर कोई कमजोर देश करना चाहे रेगुलेशन को, वो स्थापित ही नहीं कर सकता। तो ऐसे विनियमन लागू करता है जो अनुचित और महंगे हैं। दूसरा है कि कार्य प्रणाली में पारदर्शिता का अभाव, जो एफएटीएफ है उसकी पारदर्शिता में भी अभाव बताया जाता है कि जो भी इसके एफएटीएफ के विचार विमर्श होते हैं, चर्चा होते हैं, उसका जग जाहिर नहीं किया जाता है, प्रकाशन नहीं होता है। और एफएटीएफ ने यह भी किया है कि जो एफएटीएफ है अगर उसकी कोई सूचनाओं को प्रकट किया है तो उसको दंडित भी किया। तो पारदर्शिता नहीं है, उनकी चर्चा विचार विमर्श जो भी बैठक होती है गुप्त रूप से आयोजित किए जाते हैं, और चर्चा जो भी विमर्श होता है उसको प्रकाशन नहीं किया जाता है। तो पारदर्शिता का अभाव है। घरेलू समन्वय में कठिनाई है। एफएटीएफ की सिफारिश का क्या अर्थ है और एक देश को सिफारिशों के अनुसार अपने प्रदर्शन का परीक्षण कैसे करना चाहिए, इस बारे में आपसी समझ तक पहुंचने में चुनौतियां उत्पन्न करती हैं। कि एफएटीएफ क्या करता है? कोई दिशा निर्देश देता है, ठीक है, सिफारिश करता है कि आप ये कर दो अपने देश में, ठीक है, इस पे प्रदर्शन अच्छा कर दो। तो वो कैसे करें? घरेलू समन्वय में कठिनाई है। और ये प्रदर्शन का मूल्यांकन कैसे करेंगे? पहली बात तो मूल्यांकन कैसे करेंगे? हर एक देश का अलग अलग है पैमाना मूल्यांकन करने का ना। पाकिस्तान को अगर बोल दिया कि भाई तुम्हारे यहां से ये देखने को मिल रहा है, जस्ट एग्जांपल देखते हैं, बस ऐसे ही आपको समझने की बात है, समझ जाओगे तो लिख लोगे। एफएटीएफ ने कहा कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाला था, किसी ने पढ़ा होगा उसको डिटेल में तो पता होगा कि उसने 19 दिशा निर्देश दिए थे पाकिस्तान को कि फंडिंग टेररिस्ट को रोक दो ना। 19 दिशा निर्देश किए थे, उसमें से 5 दिशा निर्देश सिर्फ लागू किया था, और मतलब
FATF ने कहा कि आपने 5 पे काम किया है, अभी भी 14 पे नहीं काम किया, तो 14 पे नहीं काम किया तो उसका मूल्यांकन का रीति क्या हो, मूल्यांकन करने की कैसा किस आधार पे हो। जैसे हम हो सकता है कि पेपर पे बहुत अच्छा मूल्यांकन करके दिखा दे, सब ओके ओके ओके, भाई बाकी के हाथ में है ना, अपनी जितनी डाटा है वो डाटा को ओके कर दे तो वो FATF को मिलेगा ना। तो घरेलू समन्वय में भी कठिनाई आती है। पहली बात की प्रदर्शन का परीक्षण कैसे करना चाहिए, आपसी, इस बारे में आपसी समझ तक पहुंचने में चुनौतियां उत्पन्न होती है कि कैसे करें। देशों की क्षमता की बात करें, भाई देशों की क्षमता अलग अलग है, इसमें हाई प्रोफाइल सीमा पार मामलों की जांच, मुकदमा चलाने की कठिनाइयां शामिल है। साथ ही गुमनाम सेल कंपनियां हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग में पार्टिसिपेट हैं, ट्रस्टों को अवैध उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होने से रोकना भी शामिल है। तो देश की क्षमता में देखो भाई, सेल कंपनियों को जो गुमनाम है, केवल कागजी पे हैं सेल कंपनियां, उन सेल कंपनियों को कैसे रोका जाए। फिर हाई प्रोफाइल सीमा पार मामलों की जांच कैसे किया जाए ना, मुकदमा चलाए कैसे जाए। तो देशों की क्षमता पे भी लेके चुनौतियां हैं। संचालन संबंधित चुनौतियां हैं, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के प्रावधान जो हैं वो उनके अपर्याप्त हैं, ठीक है। और इसमें देखा जाए तो मनी लॉन्ड्रिंग पे और इनके टेररिस्ट फंडिंग पे FATF की जो रणनीति की है वो सफल भी नहीं हुई। अब वर्तमान समय में बिटकॉइन डिजिटल आ गए हैं, डिजिटल मुद्रा आ गए हैं, तो और चुनौतियां बढ़ गई हैं। भाई बिटकॉइन को तो वो डायग्नोस नहीं कर सकते हैं, और बिटकॉइन के माध्यम से ही आजकल फंडिंग होने लगी टेररिस्ट को, आतंकवाद को, जो भी। अब तो नई ये चुनौती आ गई, उसको कैसे निगरानी करेंगे। ठीक, तो ये हमारे FATF के सामने चुनौतियां हैं। भारत के धन शोधन रोधी और आतंकी वित्त पोषण से निपटने के क्या क्या उपाय हैं। तो धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत दिशा निर्देश बनाए गए हैं भारत में। अपने ग्राहकों को जानो, KYC का सख्ती से पालन किया जा रहा है, KYC से ट्रेस किया जा सकता है, तो आपके जितने बैंक होंगे वो KYC से हो गया। 2018 में भागोड़ा आर्थिक अपराधी कानून अधिनियम लाया गया, काला धन विरोधी अधिनियम 2015 में लाया गया, वित्तीय आसूचना एकक या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूनिट द्वारा बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों के लिए नई अनुपालन व्यवस्था लाई गई है। तो FI यूनिट भी क्या किया गया, स्थापित किया गया। अब जरा सा चौथे टॉपिक पे आते हैं कि सीमा सुरक्षा और प्रबंधन, बॉर्डर सिक्योरिटी एंड मैनेजमेंट। हमारे भारत से जो लगे लगे बॉर्डर हैं उनसे क्या दिक्कत है, एक बार हम लोग डिटेल में देखो, IR में देखे हैं, लेकिन सुरक्षा के सिक्योरिटी से बॉर्डर जो सिक्योरिटी है भारत की उसकी भी देख लें। तो पहला भारत और चीन की बात करें, जैसे छिटपुट आक्रामकता के साथ अक्साई चीन, अरुणाचल प्रदेश, अक्साई चीन में देखा जा सकता है, अरुणाचल प्रदेश डोकलाम में सीमा विवादिया कहा जाता है। अभी गलवान घाटी को लेके था, गलवान घाटी को भी लेके हुआ। दूसरी है कि चीनी इलेक्ट्रॉनिक और अन्य उपभोक्ता वस्तुओं की बड़े पैमाने पर तस्करी होती है। कठिन भूभाग के कारण अपर्याप्त आधारभूत संरचना है। एक से अधिक सुरक्षा बलों की उपस्थिति से आपसी समन्वय का अभाव है, जैसे ITBP है, असम राइफल है, ठीक है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है, तो इनमें कोऑर्डिनेशन देखने को नहीं मिल रहा है। जल बंटवारे संबंधित मुद्दे हैं। तो भारत के हम लोग IR में हमेशा देखे हैं कि मोतियों की माला की नीति के है, मोतियों की माला की नीति, ठीक है, इसकी आक्रामक रुख है, आक्रामक रुख है, ठीक है, 3 कदम जाता है आगे और 1 कदम पीछे आता है, 1 कदम पीछे आता है जब दबाव होता है। तो इसकी ये रणनीति है, ये साम्राज्यवाद के ऊपर विश्वास रखता है। ये इस समय नीति बहुत सारे हैं, ये दूसरे को पैसा देके प्रभावित कर रहा है भारत के खिलाफ, ठीक। तो बहुत सारे हैं, ये हमने छोटे मोटे बताया है कि ये विवाद है, आप सोचेंगे तो मिलेगा। तो उठाए गए कदम क्या थे इसके भारत और चीन के लिए। तो देखो, BRO द्वारा, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा रहा है, जैसे ढोला सादिया पुल बनाया गया, पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास किया जा रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा के 100 किलोमीटर के भीतर सेना बुनियादी ढांचा परियोजना को मंजूरी दे दिया है, ठीक है। BRO को प्रशासनिक और वित्तीय शक्तियां देना, ठीक। तो ऐसा काम किया जा रहा है। भारत पाकिस्तान का क्या
तो बक्सर क्रीक, कश्मीर में सीमा विवाद, नदी जल बंटवारे को लेके, रेगिस्तान, दलदल, बर्फ से ढके पहाड़, मैदान सहित विविध भूभाग हैं जो उनको लेके है। बुनियादी ढांचा परियोजना में समय और लागत में वृद्धि हो रहा है। मुद्दों अन्य मुद्दे में नकली मुद्रा, नस्ली दवा, हथियार तस्करी आदि शामिल है इसमें भारत पाकिस्तान को लेके बॉर्डर से। तो उठाए गए कदम क्या है? तो कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम लाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस और अन्य अर्धसैनिक बलों को प्रशिक्षण देकर आतंकवाद विरोधी अभियानों को मजबूत किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के कमांडो की तैनाती किया गया है। तो ये सारे काम किया गया। भारत नेपाल की बात करें, ये छोटा है, हमने छोटा बोला है कि अगर आ जाए सीमा कैसे रोकना है, तो हर एक डायमेंशन में आप एक एक दो पॉइंट लिख सको या मैप बना के वहां पे चुनौतियां दिखाओ और उसके निवारण बताओ। ठीक है, उग्रवाद या यही पूछ ले कि भारत के बॉर्डर मैनेजमेंट कैसा है, एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। तो सब देशों के साथ तो बताना पड़ेगा ना, एक एक दो पॉइंट। तो उग्रवाद और भारत विरोधी गतिविधियों में वृद्धि हुई है नेपाल में। भारत नेपाल के माओवाद से संबंधों के कारण माओवादी विद्रोह हुआ, विद्रोह के फैलाने की आशंका है। आसान पलायन और अवैध गतिविधियों जैसे नकली भारतीय मुद्रा आदि इसके माध्यम से हो रहा है। बॉर्डर के दोनों ओर जमीन हथियाना, ये ऐसा काम हो रहा है। तो फिर उठाए गए कदम क्या है? तो बेहतर परिचालन दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सशस्त्र सीमा बल में एक नए खुफिया अनुभाग की स्थापना किया गया है। जिला स्तरीय सीमा समन्वय समिति की स्थापना किया गया है। सीमा पर 1577 किलोमीटर लंबी सड़कों के निर्माण को मंजूरी मिला है। नेपाल को विकास में सहायता किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है। ये तो छोटा है। भारत भूटान देखें तो इसमें क्या है? सीमा को लेके उग्रवाद, भूटानी मांग जैसे सामानों की तस्करी, लोगों और वाहनों की मुक्त आवाजाही, ये चिंता के विषय है सीमा पे। तो उठाए क्या गए हैं कदम? तो सीमा प्रबंधन में सुरक्षा पर भारत भूटान समूह ने इसमें विचार विमर्श किया। विद्रोहियों को शरण देने से रोकने के लिए भूटान की सेना के साथ सहयोग हुआ है। सिक्किम में नई सीमा चौकियों की स्थापना किया गया है। प्रमुख आधारभूत संरचना परियोजना हेतु वन भूमि को परिवर्तन करने के लिए समान स्वीकृति दी गई है। तो ये सारे कदम उठाए गए। अब भारत म्यांमार की बात करें तो भारत म्यांमार में मुक्त आवाजाही व्यवस्था दिक्कत करता है, गोल्डन ट्रायंगल दिक्कत करता है, सीमा पर कोई भौतिक अवरोध का ना होना, ठीक है, खराब इंफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएं इत्यादि इस पे दिक्कत करता है सीमा। तो क्या उठाया गया है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 13 नए एकीकृत चेक पोस्ट स्थापित किया गया है। ठीक है, तो इनका उद्देश्य थाईलैंड और म्यांमार सहित 7 देशों के साथ भारत के जुड़ाव को प्रोत्साहित करना है। ठीक है, तो ये कदम उठाए गए हैं 13 एकीकृत चेक पोस्ट। भारत बांग्लादेश पूछा नहीं जाएगा, लेकिन है ना कि हर एक डायमेंशन से देखना चाहिए। तीस्ता नदी को लेके विवाद है, बराक नदी को लेके विवाद है, जल विवाद, अवैध प्रवास को लेके है, सीमा पर पर्याप्त बाढ़ का लगाना, जामदानी साड़ियों जैसे सामानों की तस्करी, जो जामदानी साड़ी है उनकी और सामानों की तस्करी हो रही है। उठाए गए कदम क्या है? तो भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता 2015 हुआ था। सीमा सुरक्षा ग्रिड की स्थापना किया गया है। अपराध मुक्त मार्ग बनाया गया है। अपराध को रोकथाम के बारे में स्थानीय लोगों को जागरूकता किया गया है। ड्रोन्स जैसे सीमा निगरानी उपकरणों का स्थापना हुआ है। अब पूर्वोत्तर में उग्रवाद की बात करें, इंसर्जेंसी इन नॉर्थ ईस्ट। अब ये कारण क्या है? इसके तो हम लोग बहुत अच्छे से डीकेडी कर चुके हैं। अगर यहाँ पे बताने का मतलब कि फिर से वो दोहराना नहीं। पूर्वोत्तर में उग्रवाद के कारण क्यों हो रहे हैं, ये सारे चीज हम बता सकते हैं। तो इसमें से कुछ है, ये सीमित है, लेकिन आप लोग सोचना कि बड़े पैमाने पे प्रवास या पड़ोसी जनजातियों के साथ निर्जातीय प्रतिद्वंद्विता के कारण, जिसको हम लोग सांस्कृतिक पहचान बोले थे, सांस्कृतिक पहचान की वजह से उग्रवाद है। पूर्वोत्तर में अपेक्षाकृत उच्च साक्षरता और मानव विकास का स्तर के बावजूद खराब कनेक्टिविटी है। तो भौतिक, एक सांस्कृतिक पहचान लिए थे, यहाँ पे भौतिक हो गया, भौतिक कठिनाइयां, गवर्नेंस के अभाव व वस्तुओं की कमी के कारण अनौपचारिक शासन और अर्थव्यवस्था। तो मतलब हम ये भी बोल सकते हैं, ध्यान रखना कि गवर्नेंस और प्रशासनिक उपेक्षा ना, कठिन स्थलकृति या छिद्रिल अंतरराष्ट्रीय सीमाएं, ये भौतिक कठिनाइयों में चला जाएगा। सुरक्षित बलों की भारी उपस्थिति और मानवाधिकार से जुड़े मुद्दों के कारण मुख्य धारा से अलगाव। तो ये
कहें कहें कि मानवाधिकार का उल्लंघन बोले, ये मानवाधिकार का उल्लंघन। ठीक, ये इतना ही बोला गया है, जबकि हमने क्या बोला था आप जरा सा देख लेना। हम सिर्फ हवा दे रहे हैं। सामाजिक बोला था, आर्थिक रूप से बोला था, जितने एक हैं सब है, प्रशासनिक है, ठीक है, राजनीतिक है, ठीक है, फिर हमारा क्या है, भौगोलिक है, भौगोलिक है, फिर हमारा क्या है, एक के बाद हमारा क्या है, ट्रेंगल है, ठीक, ट्रेंगल है, फिर क्या, ट्रेंगल के अलावा हमारा क्या हो सकता है इसमें, तो बाह्य देशों की, बाह्य देशों द्वारा हवा है, जैसे माओवाद को बढ़ावा देना, हथियार को देना, पोरस बाउंड्री ईटीसी ना। तो ये विभिन्न प्रकार से हम देख सकते हैं, हम लोग डीकेडी कर चुके हैं इसके बारे में। देश के लिए पूर्वोत्तर में शांति बनाए रखने के लिए क्या महत्व है, क्या महत्व है, तो एक तो राष्ट्रीय सुरक्षा होगा, नॉर्थ ईस्ट सुरक्षित होगा, सीमा पार संबंधों को मजबूत बनाया जाएगा, जैसे म्यांमार से हो सकता है, चाइना से हो सकता है, तिब्बत से होता है। आर्थिक महत्व होगा, जैसे कि पर्यटन में विकास होगा, निर्यात क्षमता होगा, बहुत सारे संसाधन वहां पे होगा, नॉर्थ ईस्ट पर्यटन के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। राष्ट्रीय एकीकरण मिलेगा, जो आए दिन देखा जाता है कि चिंकी चिंकी कह के मारा जाता है उन लोगों को, तो ऐसा कुछ विचारधारा ना होगा। ठीक है, तो सरकार द्वारा क्या क्या पहल किया जा रहा है इसको करने के लिए, तो जैसे क्षेत्रीय सीमाओं पे क्या करना, बाढ़ लगाना। त्रिपुरा में भारत बांग्लादेश पे लगभग 24 किलोमीटर बाढ़ लगाया गया है। स्थानीय और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी पहल किया गया, जैसे उड़ान किया गया है, मैत्री सेतु बनाया गया है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी लाया गया है, स्वदेश दर्शन लाया गया है, ठीक है ना, और बास मिशन लाया है, राष्ट्रीय बास मिशन लाया गया है। तो ऐसे प्रावधान किया जा रहा है और जोड़ा जा रहा है। जैसे और भी हम कहें तो क्या हो सकता है, जैसे इसको ध्यान रखना कि कालाधन प्रोजेक्ट है, कालाधन प्रोजेक्ट लाया गया, ठीक है ना। म्यांमार थाईलैंड हाईवे हो रहा है, ठीक। और एक और अच्छी बात क्या है कि सड़क परियोजना नेपाल से लेके भूटान तक, ये सब जिसको मोटर व्हीकल एक्ट बोलते हैं, वी एक्ट, ठीक है ना, मोटर व्हीकल एक्ट लाया गया। तो ये तो हमने आईआर में पढ़ा है, इसका यूज करेंगे। तो यही होता है, डायमेंशन पार्ट तो ले, लेकिन यूज करना है। तो मार्ग में आने वाली चुनौतियां क्या है, चुनौतियां क्या है, दुर्गम भूभाग है, ठीक है, और बाढ़ लगाना एक जटिल कार्य है दुर्गम भूभाग में। आर्थिक कनेक्टिविटी हमारी एक चुनौती है कि आर्थिक कनेक्टिविटी के लिए हमारा क्या होना चाहिए, विकास के लिए, आर्थिक विकास के लिए कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और कनेक्टिविटी के लिए के बीच में बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश को हमें क्या लेना पड़ेगा, विश्वास में लेना होगा, ठीक है, तभी हो सकता है। पूर्वोत्तर में सीमित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश होते हैं, एफडीआई बहुत कम आते हैं, तो वहां पे प्रोत्साहित करना होगा। वहां पे कहते हैं ना कि अवसर ज्यादा लगा है, तो वो आसान क्षेत्र है, तो पहले कहते हैं ना कि जब तक, ठीक है, विकास करना है तो विवादों से दूर रहना, मतलब शांत क्षेत्र रहोगे तो एफडीआई आएगा। मानव तस्करी, नशीले पदार्थ व्यापार जो भी है, क्योंकि वो ट्रायंगल के करीब है, ठीक है, वो इन असंगठित अपराध है, पोरस बाउंड्री है, चुनौती है, ठीक है। और कई बार पनाह दिया जाता है पड़ोसियों द्वारा, तो ये भी दिक्कत है, जैसे म्यांमार के द्वारा, ठीक है ना, या कहते हैं ना कि वो मारे और म्यांमार के जंगलों में भाग गए, जिसको गोरिल्ला युद्ध करते हैं। गोरिल्ला युद्ध करके कौन करता है, माओवाद करते हैं। अंतरिक्ष शस्त्रीकरण की बात करें, अंतरिक्ष शस्त्रीकरण के पीछे कारण क्या है, जो भी परमाणु हथियार से लैस आने वाली इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, आईसीबीएम, को रोकने के लिए वर्तमान मिसाइल रक्षा प्रणाली में विश्वास की कमी है। क्यों अंतरिक्ष शस्त्रीकरण के पीछे हुआ है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। अब सोचो कि भारत में बैठे बैठे, ठीक है, और भारत 5000 किलोमीटर तक जो भी रेडियस में, रेंज में आ रहे होंगे, उसके इर्द गिर्द उस देश पे हमला कर सकता है। एक द्वीप से ना, एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट में क्या किया जा सकता है, हमला किया जा सकता है। अब ऐसे में लेके होता है कि भाई एक देश हमला कर सकता है दूसरे देश पे बैठे बैठे वहीं पे, तो दिक्कत तो हो ही जाएगी। तो ऐसे में मिसाइल रक्षा प्रणाली में विश्वास की कमी हो गई है कि जो भी मिसाइल रक्षा प्रणाली है वो क्या प्रोटेक्ट कर पाएगा अगर कोई होगा तो।
दूसरी बात है कि एंटी सैटेलाइट हथियारों के खिलाफ अंतरिक्ष में सुरक्षित रखना। भाई आजकल टेक्नोलॉजी के ग्रुप आ गया है, अगर सैटेलाइट फोड़ फाड़ दिया तो वो तो देश अंधा हो गया, उसके सारे सिस्टम सूचना मतलब जितने सिस्टम है वो सारे बैठ जाएंगे, मतलब वो एक ब्लैक हो जाएगा, ब्लैक होल की तरह हो जाएगा, उसके अगल बगल क्या हो रहा है पता ही नहीं चलेगा सैटेलाइट फोड़ दिया जाए तो सैटेलाइट को सुरक्षित करने के लिए अंतरिक्ष शस्त्रीकरण जरूरत है। भूमि पे, समुद्र और वायु में युद्ध करने के संचालन के दौरान किसी भी देश को सर्वोच्चता प्रदान करेगा। तो भूमि पे, समुद्र पे, वायु में युद्ध के संचालन के दौरान अंतरिक्ष शस्त्रीकरण होने से क्या होगा, सर्वोच्चता प्रदान करेगा। अंतरिक्ष के शस्त्रीकरण को रोकने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए हैं? तो बाह्य अंतरिक्ष संधि हुआ है, इसमें बल दिया गया है कि बाह्य अंतरिक्ष की खोज शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए होनी चाहिए। इसके अनुसार कोई राष्ट्र बाह्य अंतरिक्ष में राष्ट्रीय संप्रभुता का दावा नहीं करेगा कि यह हमारा है, वरना पता चले कि कल चांद पे अलॉटमेंट हो रहा है जमीन का, और हो भी रहा है भाई, नासा वगैरह देखो मिलते हैं। बाह्य अंतरिक्ष में हथियारों की दौड़ पे रोकथाम, अंतरिक्ष का उपयोग नहीं करना, जो भी है शांतिपूर्ण उद्देश्य के लिए करें। लेकिन फिर भी इसके पीछे क्या है, कमी है अभी भी। अंतरिक्ष शस्त्रीकरण के संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं? युद्ध का डर रहेगा, आक्रामक तैनाती माहौल होगा, और युद्ध भी हो सकता है। अंतरिक्ष भाई, अंतरिक्ष बहुत चीजें हैं उस पे अंतरिक्ष में। तो एक तो होगा कि युद्ध होने की संभावनाएं हो जाएंगी, एक देश दूसरे देश से डरा रहेगा, ठीक है, प्रभुता एस्टेब्लिश करेगा अंतरिक्ष शस्त्रीकरण करके, ठीक है। ये वाणिज्यिक और वैज्ञानिक खिलाफों के खिलाफ है। अंतरिक्ष मलबा, अगर अंतरिक्ष पे किया जाएगा तो अंतरिक्ष मलबा होगा, और मलबा होगा तो फिर एक समय ऐसा होगा कि वो अंतरिक्ष में कोई चीज हम बाद में कोई काम कर ही नहीं सकते हैं। मतलब एक दूसरे से क्या होगा, सैटेलाइट्स टकरा जाएंगे या ध्वस्त हो जाएंगे तो हमारी खर्चा भी बढ़ जाएगी और हमें जानकारी भी नहीं मिलेगी, फिर हमारा धूमिल हो जाएगा हर एक चीज। कक्षा का एकाधिकार, यह हो सकता है कि देश के एक कक्षीय स्लॉट आरक्षित कर ले और कई वर्षों तक उसका उपयोग करें। हो सकता है कि हम इस कक्षा में कोई और भेजेगा तो हम क्या कर देंगे, उड़ा देंगे, उस कक्षा को अलॉट कर लेंगे, और कौन करेगा, जो प्रभु देश होंगे। अब भारत में देखो, भारत का ड्रोन रेगुलेशन, इंडिया, मतलब ड्रोन का इतना बड़ा चीज है कि इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, ये भी पूछा गया था। हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, ड्रोन का कहीं भी इस्तेमाल होगा, ये बात साइंस एंड टेक में भी आ सकता है ये चीज, तो हम एक ही जगह है इकट्ठा कर ले हैं कि मानव रहित विमान को क्या बोला जाता है, ड्रोन बोला जाता है। एक विमान होता है जिसमें पायलट के बिना संचालित किया जाता है, ये ड्रोन होता है। तो ड्रोन का इस्तेमाल कहाँ किया जा सकता है, कृषि में किया जा सकता है। किसमें, फसल की स्वास्थ्य निगरानी के लिए, मृदा स्वास्थ्य की जांच करने के लिए, संसाधनों का बेहतर उपयोग करने के लिए कृषि में किया जा सकता है। वन्य और वन जीवन में किया जा सकता है, वन जीवन की संरक्षण करने के लिए, मानव वन जीव संघर्ष प्रबंधन करने के लिए, वन संरक्षण के लिए किया जा सकता है। फिर स्वास्थ्य में किया जा सकता है, स्वास्थ्य में क्या, महामारी नियंत्रण के लिए, स्वच्छता और सफाई के लिए किया जा सकता है, स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए किया जाता है। शहरी विकास में किया जा सकता है, क्या, शहरों का सर्वेक्षण करने में, बेहतर शहरी नियोजन में, परियोजना की निगरानी करने में, परियोजनाओं की गुणवत्ता का मूल्यांकन करने में। आंतरिक सुरक्षा में भी किया जा सकता है, रियल टाइम निगरानी किया जा सकता है, सुरक्षा योजना की निगरानी किया जा सकता है, ड्रग्स और नारकोटिक्स का पता लगाया जा सकता है। यातायात में भी किया जा सकता है, सड़कों की सतह की स्थिति की निगरानी किया जा सकता है, कैसी सड़क है, यातायात प्रबंधन में सुधार किया जा सकता है, यातायात प्रतिक्रिया में सुधार किया जा सकता है, आपदा में किया जा सकता है, रियल टाइम निगरानी, खोज और बचाव में किया जा सकता है, आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी में किया जा सकता है, खनन में खनिज की खोजों की लिए किया जा सकता है, अतिक्रमण का प्रबंधन किया जा सकता है, अनुबंध के अनुरूप कार्य की निगरानी भी दिखाया जा सकता है। तो ये हर एक सेक्टर में इसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। तो इतना तो मालूम होना चाहिए आप लोग को कि हर एक सेक्टर में इसका उपयोग किया जा सकता है। और बड़े ध्यान से जो पीछे कहाँ उपयोग किया जा सकता है, हर एक सेक्टर पे सोच लेना पहले। डीकेडी करेंगे तो दिक्कत क्या है इसको लेके, पहली बात तो है कि भाई देखो, कई नागरिक क्षेत्रों में सुरक्षा चिंताएं इसको लेके हैं, और ड्रोन के वैध उपयोग के बीच में संतुलन के लिए
जो नीतिगत अंतराल है उसको भरना, इसलिए ड्रोन विनियम लाया गया कि सुरक्षा चिंता है और ड्रोन की वैध उपयोगिता कैसे किया जाए, इसको लेके उसके बीच में खाई क्यों पाटना है। भारत में ड्रोन बड़ी मात्रा में क्या किया जाता है, आयात किया जाता है, इसलिए गुणवत्ता पे नियंत्रण और मानकीकरण आवश्यक है, इसलिए ड्रोन विनियमन लाया गया। कृषि, वन जीव स्वास्थ्य देखभाल, खनन, आपदा प्रबंधन आदि जैसे कई क्षेत्रों में ड्रोन का बढ़ता उपयोग, इसलिए रेगुलेशन में इसको लाया गया। गोपनीयता संबंधी प्रश्नों को हल करना, ये ध्यान आकर्षित किए बिना डेटा और चित्र एकत्र कर सकते हैं, इसलिए आतंकवादी खतरे का सामना कर सकते हैं ड्रोन के माध्यम से, इसलिए लाया गया। तो आवश्यकता क्या है, इसको बेहतर डीकेडी करके सीख सकते हैं इस बात को। समझ में आया आप लोगों को? तो ड्रोन की क्या चिंताएं हैं, ड्रोन से संबंधित चिंताएं क्या है? तो पंजाब सीमा पे ड्रोन नशीले पदार्थों के माध्यम से ड्रोन का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है। पारंपरिक रडार सिस्टम कम ऊंचाई पर उड़ने वाली वस्तुओं का पता लगाने में सक्षम नहीं है। रडार सिस्टम एक है कि कम ऊंचाई पे अगर उड़ो तो पता ही नहीं कर पाएगा, एक उनकी लिमिट होती है। ये प्रौद्योगिकी जो भी आतंकवादी हैं उनको समूह को क्या हो जाएगा, सुलभ हो जाएगा, तो ये ड्रोन हमला करने लगेंगे। और पारंपरिक हथियारों की तुलना में ड्रोन अपेक्षाकृत सस्ते, सुगठित और छोटे होते हैं, इसलिए ये विनाशकारी भी हो सकते हैं। हमने बताया था कि बायो टेररिज्म इसके माध्यम से भी फैलाया जा सकता है, ठीक है, और इसे दूर से ही नियंत्रण करा जा सकता है। तो हमलावर क्या होता है, दूर रह सकता है। मान लो कि उस पे बम विस्फोट करके जहां पेड़ दिखा वहीं पे गिरा दिया, ठीक। तो ये चिंताएं हैं। ड्रोन विनियमित करने और इससे जुड़े सुरक्षा जोखिम को कम करने के लिए क्या क्या कदम उठाया गया? तो मानव रहित विमान उद्योग के लिए नियमों का अनुपालन में आसानी किया गया है। सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ड्रोन नियम 2021 का मसौदा तैयार किया गया, बल्कि ये आ गया है। नगर विमान मंत्रालय ने खतरनाक ड्रोन से निपटने हेतु तो नेशनल काउंटर रोग ड्रोन दिशा निर्देश जारी किया है। सरकार ने सुरक्षा बलों द्वारा ड्रोन रोधी तोपों की तैनाती के लिए दिशा निर्देश जारी किया है। डीआरडीओ द्वारा ड्रोन के लिए विकसित डिटेक्ट एंड डिस्ट्रॉय तकनीक तैयार किया गया है। ड्रोन पायलट लाइसेंस की आवश्यकता को समाप्त करने के लिए ड्रोन संशोधन नियम 2022 को अधिसूचित किया गया, ठीक है। तो इस तरह से ड्रोन का भी उपयोगिता के बारे में बात हो गई। अब जरा से बात करें S-400। ये हम मिसाइल कहां से ले रहे हैं? रसिया से खरीद रहे हैं, ठीक है। ये S-400 विश्व की सबसे उन्नत वायु रक्षा प्रणालियों में से एक है। ये 4 अलग अलग मिसाइलों से लैस है। ये 400 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, मध्यम दूरी 120 किलोमीटर और कम दूरी 40 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों को बैलिस्टिक मिसाइल और एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम विमानों को मार सकती है। ये 9 से 10 सेकंड में प्रतिक्रिया के समय के साथ एक बार में 80 लक्ष्यों को भेजने की क्षमता रखते हैं। कि 9 से 10 सेकंड में एक बार में कितने लक्ष्यों को भेज सकती है? 80। यूएस ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली, टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, जिसको थार्ड बोलते हैं, और पैट्रियट एडवांस कैपेबिलिटी PAC-3 का प्रस्ताव रखा था। साथ ही इजराइल का आयरन डोम भी विकल्प में एक था कि आयरन डोम विकल्प में से लेकिन भारत ने इन दोनों को ठुकराते हुए थार्ड और इजराइल के आयरन डोम को कोई रूसी वायु रक्षा प्रणाली को बेहतर नहीं है। हालांकि भारत ने समक्ष प्रस्तावित विकल्पों में से कोई भी रूसी वायु रक्षा प्रणाली से बेहतर नहीं है, ऐसा बोल दिया। किसने? भारत ने बोल दिया। तो था यूएस को भी बुरा लगा, इजराइल को भी बुरा लगा, क्योंकि आयरन डोम लेना था या थार्ड लेना था, ठीक है। तो रूस की इस प्रणाली को दुनिया की सबसे अच्छी वायु प्रणाली मानी जाती है, ऐसा भारत ने पक्ष रखा S-400 के बारे में। तो भारत के लिए S-4 का महत्व क्या है? तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान से खतरे का सामना करना पड़ता है। भारतीय वायुसेना की घटती लड़ाकू स्क्वाड्रन संख्या के कारण वायु रक्षा क्षमता उत्पन्न कमी, जैसे कि हमने बोला था कि एयरफोर्स के पास, इंडियन एयरफोर्स के पास संसाधनों की कमी है, तो ये लाएंगे तो हमारा एयरफोर्स क्या हो जाएगा, ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगा और वायु क्षेत्र को हम ज्यादा सुरक्षित कर सकते हैं। S-4, तो ये S-400 क्या है? तो वायु रक्षा प्रणाली है, ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को। तो ये हमारा ओवरऑल जाके आज क्या खत्म हो रहा है,
पूरा देखा जाए तो हम लोग सिक्योरिटी खत्म कर दी पूरा, ठीक है ना। सिक्योरिटी में हमने दो चीजें छोड़ा है जानबूझ के, नागा समझौता, नागालैंड का समझौता और बोडो समझौता, क्योंकि ये 2 साल से बहुत चर्चे में थे और ये सब पूछ लिया गया है। लेकिन फिलहाल हमने नोट्स में दे रखा है, एक बार नजर जरूर मार लेना। हमारे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको पढ़ लेना एक सरसरी निगाह में। अगर आपको डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लोगे, हो सकता है 10-15 मिनट हम इस पे बता सकते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट अभी हमें नहीं लगता है, ठीक। और जो अभी करंट आएगा तो वो जुड़ेगा ही, करंट एक बार सब साथ में एक बार ही बताएंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।